हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 8। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। संगठित क्षेत्र के बारे में हमने ये पढ़ा कि बहुत सारे अधिनियम होते हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। इसमें जो भी नियम और विनियम हैं उनका उल्लेख किया गया है और जो भी कर्मचारी हैं जो कि संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको लाभ मिलता है और वे सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है और उनसे एक लिमिट समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। अगर वे ज़्यादा काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। असंगठित क्षेत्र में ये जो लाभ है वो नहीं होता, इसीलिए यहाँ लिखा है कि हालांकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को लाभ नहीं मिलता है, इसलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यानी मजदूरों का संरक्षण कैसे हो। यहाँ लिखा है संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, यानी कि संगठित क्षेत्र में ज़्यादा मांग पर ही रोजगार मिलती है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। संगठित क्षेत्र में हालांकि लाभ है, लेकिन उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम है या धीमी गति से वृद्धि हो रही है। ये भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। हालांकि संगठित क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन आमतौर पर ये भी पाया जाता है कि कहीं कहीं संगठित क्षेत्र भी असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? वे ऐसी रणनीति करवंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। बहुत सारे अधिनियम हैं जो कर्मचारियों के फेवर में हैं, बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जिससे कर्मचारियों को फ़ायदा होता है और उनसे कई तरह के काम अगर लिए जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है। इसके लिए उनको अवकाश के वेतन भी मिलते हैं और भी हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। तो जो भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं और इन्हें ये फ़ायदा कौन प्रोवाइड करता है? इन्हें ये फ़ायदा जिस जगह वे काम करते हैं, जिस जगह कर्मचारी काम करते हैं, उस जगह के मालिकों को ये फ़ायदा कर्मचारियों को देना होता है। लेकिन वे ऐसे फ़ायदों को रोकने के लिए और कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वेतन देने से बचने के लिए वे ऐसी रणनीति, कौन सी रणनीति? वो जो नियम और विनिमय जो कर्मचारियों के फायदे के लिए होते हैं, ऐसी रणनीति करवंचन और श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली जो विधि होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको अनुपालन, उनको अपनाने से बचने के लिए ये अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो मालिक होते हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र के मालिक होते हैं, वो संगठित क्षेत्र उनका होता है जिसमें कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने से बचने के लिए वो असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं जहां बहुत कम वेतन मिलता है और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हुए हैं, जहां बहुत कम उनको सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि
जो संगठित क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करती है। इसीलिए कई मजदूर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जब संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम कर ही रहा है तो हम असंगठित क्षेत्र में ही काम करेंगे। वो मजबूर हो जाते हैं जहां उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, क्योंकि संगठित क्षेत्र किसके तरह काम कर रहा है, असंगठित क्षेत्र के रूप में काम कर रहा है। अगर संगठित क्षेत्र के ही रूप में काम करता तो कोई भी मजदूर विवश होकर असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करता। उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है, और उनका प्रायः यानी कि जो कर्मचारी है उनका शोषण किया जाता है। संगठित क्षेत्र जब असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करने लगे, वहाँ कर्मचारियों पर शोषण किया जाता है, कर्मचारियों के साथ शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है, और जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो इनकम है वो कम है और रेगुलर नहीं है। इस रोज़गार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है, और इस तरह से इस रोज़गार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई फ़ायदा है। जब संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र की तरह काम करने लगे, उसमें कोई संरक्षण नहीं होता और ना उसमें कोई लाभ होता है। सन 1990 से ये भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। यानी सन 1990 से ये भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अपना रोजगार वो खोते जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रही है। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की ज़रूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन यानी कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं, और इसलिए असंगठित क्षेत्र में और ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत के अलावा और ज़्यादा रोज़गार हो, इसके अलावा श्रमिकों को यानी मज़दूरों को संरक्षण और सहायता यानी कि हेल्प की भी ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। यानी कि जो गांव के इलाके हैं उसमें असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन कृषि श्रमिकों यानी कि जो ऐसे मजदूर हैं जो कृषि का काम करते हैं लेकिन उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो किसी और के ज़मीन में काम करते हैं। छोटे और सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है और उसमें वो खेती करते हैं। फसल बटाईदारों यानी कि बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो किसी के खेतों में काम करते हैं और जब उसकी उपज हो जाती है तो वो आधा अपने तरफ रख लेते हैं और आधा जो फसल होता है जिसकी खेत होती है उसको दे देते हैं। तो इस तरह से फसल बटाईदार होते हैं। और कारीगरों में जैसे कि बुनकर है, लोहार है, बढ़ई है, सोनार है, ये ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में आते हैं। भारत में लगभग 80% जो ग्रामीण परिवार होते हैं, जो गांव के परिवार होते हैं, वो छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि भारत में लगभग 80% गांव के परिवार ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं और जिनके पास अपनी ज़मीन है। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। और इस तरह के किसान जो छोटे होते हैं लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन होती है, ऐसे किसानों को बीज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। कृषि उपकरण यानी कि कृषि से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है तो उन्हें वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। भंडारण सुविधा यानी कि जब वो अपनी फ़सल तैयार कर ले तो अपनी फ़सल को वो ऐसी जगह पर भंडार करके रख सके जहाँ पर उनकी फ़सल ख़राब ना हो। और विपणन केंद्र की
पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के छोटे और सीमांत किसानों को ये जो फ़ायदे हैं अगर प्रोवाइड किए जाएंगे तो उनका विकास होगा। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से मजदूर आते हैं? तो लघु उद्योग के श्रमिक आते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, या फिर निर्माण काम करने वाले मजदूर हैं, व्यापार करते हैं, परिवहन में काम करने वाले मजदूर हैं, सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले हैं, सिर पर बोझ ढोने वाले हैं, कपड़ा बनाने वाले हैं, कबाड़ उठाने वाले हैं, ये सभी शहर में असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है, और इनमें से जो लघु उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको भी कच्चे माल उनको मिले और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब छोटे छोटे उद्योगों को कच्चे माल प्रोवाइड होंगे, फिर वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी सेल होगी, इस तरह से उनका विकास होगा, और इसके लिए सरकारी मदद की ज़रूरत होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है, और आकस्मिक श्रमिकों को शहर में भी संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है, और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको भी संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। हम ये भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, यानी कि ज़्यादातर जो मज़दूर होते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, वो अनुसूचित जाति से आते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, जनजाति एसटी से बिलोंग करते हैं, और पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रोज़गार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, और जो ये अनुसूचित जाति के मजदूर होते हैं, जनजाति के मजदूर होते हैं, पिछड़ी जाति जो है, इनके साथ ये कम मजदूरी पर भी काम करते हैं और इनके साथ भेदभाव भी होता है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है, और इसलिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र में जो भी मजदूर काम करते हैं, जो भी श्रमिक काम करते हैं, उनको संरक्षण देना ज़रूरी है, कंपलसरी है, और उनको सहायता देना भी कंपलसरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। यानी स्वामित्व आधारित क्षेत्रक कौन से होते हैं? जिन पर किसी का अधिकार होता है। किसी भी चीज़ पर किसी का अधिकार दो तरह से कहलाता है, एक होता है सार्वजनिक और दूसरा होता है निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर होता है, कोई भी अगर चीज़ होता है, तो उस पर सभी का अधिकार होना। जैसे कि मान लीजिए पार्क में अगर कोई टेबल लगी है, कोई चेयर लगी है, तो उस पर हर कोई आकर के बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई एक अधिकार उसमें जमाए। तो ये है सार्वजनिक है। और निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? निजी क्षेत्र मीन्स किसी भी चीज़ पर किसी एक का अकेले अधिकार होना। यहाँ लिखा है आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। और आर्थिक गतिविधि को क्षेत्रकों में यानी कि अलग अलग सेक्टर में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। पहला क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रक में ज़्यादातर परिसंपत्तियों पर, जो भी संपत्ति होती है, उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का उस पर अधिकार होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि किसी भी जगह पर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी सरकारी अगर रेलवे स्टेशन है, कोई भी सरकारी क्षेत्र है, उसमें अगर कोई भी चीज़ है तो उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवा उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। दूसरा होता है निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक में जो भी
संपत्ति होती है उस पर किसी एक इंसान का अधिकार होता है और सेवाओं की जो वितरण की जिम्मेदारी होती है वो उसी एक व्यक्ति पर होती है या कंपनी के हाथों में होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस प्राइवेट कंपनी का मालिक एक होगा, उस मालिक का अधिकार पूरे कंपनी पर होगा और जो अधिकार है और जो सेवा का वितरण की जिम्मेदारी है उस कंपनी के मालिक में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में है। रेलवे या फिर डाकघर ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, यानी कि इस पर सरकार का अधिकार होता है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जिसे टिस्को कहा जाता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो जिस पर निजी स्वामित्व है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, इस पर सरकार का अधिकार नहीं है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का एक मकसद होता है लाभ अर्जित करना। किस रूप में? जब वो अपनी कंपनी बनाते हैं तो उनका क्या सोच रहता है कि वो उनसे ज़्यादा इनकम ले। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो कंपनी है उनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एकल स्वामियों और कंपनियों को पे करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो मकसद होता है सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना भी होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए खर्च की भरपाई टैक्स और दूसरे तरीकों से करती है। निजी क्षेत्र में जो होता है वो उनका मकसद होता है अपना फ़ायदा करना और जो सार्वजनिक क्षेत्र में जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसका जो मकसद होता है सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि लाभ देना भी होता है और सेवा प्रदान करना भी होता है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है और आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर खर्च करती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत समाज के सभी लोगों को होती है, लेकिन निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है और जो निजी क्षेत्रकों की कैपेसिटी के बाहर होती है वो इतना खर्च नहीं कर सकती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है, यानी कि जो भी चीज़ का इस्तेमाल लोग करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा कलेक्ट करना भी आसान नहीं है। फिर भी ऐसी कंपनी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ज़्यादा कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे सभी लोगों को सड़कों की ज़रूरत होती है, पुलों की ज़रूरत होती है, रेलवे की ज़रूरत होती है, पत्तनों की ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ पर जो बंदरगाह होते हैं, बड़े बड़े शिप जहाँ पर आकर के रुकते हैं, या फिर बिजली की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और जो निजी क्षेत्र होते हैं वो इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अगर वे इसे प्रोवाइड करते हैं तो वो लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। इसलिए सरकार ऐसी भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। इसलिए सरकार ऐसे भारी खर्च खुद उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है कि हर एक लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड हो। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं
जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें सरकार की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों यानी कि जो निजी क्षेत्र हैं उन उत्पादनों, उन प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती, जब तक सरकार उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकती। ऐसे निजी क्षेत्र को सरकार की सहायता की ज़रूरत होती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उत्पादन मूल्य पर यानी कि जो भी उत्पादन है उसके मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में यानी बहुत से इंडस्ट्री में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। यानी कि कोई अगर फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है तो उसमें अगर बिजली प्रोवाइड की जाती है तो बिजली की मदद से जो मशीन है वो चलेंगी और मशीनों से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। अनेक इकाइयाँ खासकर जो लघु इकाइयाँ हैं वो बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण यानी बिजली का उत्पादन और बांटने के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग यानी जिस पर ये इंडस्ट्री बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है और जो बिजली से फ़ायदा होता है इसका कुछ अंश सरकार वहन करती है और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका जो टैक्स है वो सरकार को देना होता है। इस तरह से सरकार लागत का कुछ अंश लेती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती हैं और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती हैं। और इसी तरह से जो भारत सरकार है वो किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है। यानी सरकार अपने गोदाम में भंडारित करती है, किसानों से खरीद करके अपने गोदाम में भंडारित करती है और राशन दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेचती हैं। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और जो भी उसमें खर्च होता है सरकार उस पर जो भी खर्च करती है उसका कुछ भाग वो वहन करती हैं। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। इस तरह से सरकार किसानों को भी फ़ायदा पहुंचाती है, किसानों से जो चावल गेहूं है वो खरीदकर, और उपभोक्ता यानी जिसे कम कीमत पर बेचती है दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। ज़्यादातर आर्थिक गतिविधि ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है और किस तरह से है, इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है और इस तरह के खर्च पर सरकार कंपलसरी खर्च करती है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी के लिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है और सरकार कंपलसरी यानी कि ये अनिवार्य है सरकार के लिए कि वो लोगों के स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना यानी कि सही ढंग से विद्यालय चले, एजुकेशन प्रोवाइड हो और गुणात्मक शिक्षा हो यानी कि अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। खासकर प्राथमिक शिक्षा यानी जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं उस वक्त की जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। भारत में निरक्षरों की संख्या यानी कि भारत में जो अनपढ़ों की संख्या है, जो पढ़े लिखे नहीं है, भारत में निरक्षरों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि भारत में जितने बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनको पोषण से भरपूर जो भोजन है वो नहीं मिलता और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा 40 अथवा मध्य प्रदेश 48 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों में से
भागों से अधिक है। हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो दुनिया के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सरकार को किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? मानव विकास के पक्षों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि सुरक्षित पेयजल सबको उपलब्ध हो, निर्धनों के लिए यानी कि जो गरीब हैं उनको आवास मिले, आवासीय सुविधाएं हो और उनको भोजन मिले, और पोषण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार का ये भी कर्तव्य है कि वो बजट बनाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित भागों की देखभाल करें। और सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बजट बनाएं और बजट बढ़ाकर सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं और देश की पूरी तरह उपेक्षित भागों की देखभाल करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।